association with Get your wallet LTE SIMs now. Call 111 111 321. Civic and Attitude. अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करेंगे और इस इंटरव्यू के दौरान हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम मौजू वो तमाम सवालात जो लोगों के जहनों में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, जो जिस नारे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट लिए 2013 के इंतखाबात में, तब्दीली का नारा था, और क्या वो तब्दीली जब उन्हें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली तो वो आई और उसकी बुनियाद पे क्या नया पाकिस्तान के लिए अवाम उनको मुंतखब करेंगे अगले इंतखाबात में या नहीं, और पिछले कुछ महीनों में जो सियासत रही क्या हुआ है उसका ये नतीजे में ये हुआ है। उस सानिया में अगर किसी की गलती है तो बहुत सी हमारी जो पिछले कई सालों से जिस तरह हम टेररिज्म को हेड ऑन नहीं ले रहे, उसकी शायद वजह होगी सिक्योरिटी लैब्स होगी। वो आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहाँ आर्मी का कंट्रोल है, आर्मी की सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें भी आपके सामने हैं। मगर वो लोगों का हक था, लोगों ने एहतजाज किया, मगर वो उस गम में मुब्तला लोग हैं, उनके गम में हम शरीक हैं। उसके बाद जब हम स्कूल में गए, जब स्कूल में हम लोग गए तो वहाँ पे जो बच्चे थे, जो उनका रवैया था, जो उन्होंने नारे लगाए, वो बिल्कुल इससे बरअक्स थे। उसकी भी आपने इमेजेस देखी होंगी। फिर हमने अंदर स्कूल में दो खवातीन ने फिर हमें रोका, खान साहब को गाड़ी से उतरे, उन्होंने कहा देखें जिनके दो भाई शहीद हो जाएं, बच्चे, वो तो सदमा बर्दाश्त करना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। उन्होंने भी इमरान खान साहब से ये बात की कि आप हमारे घर आए, आप हमारे सदमे में शरीक हो। फिर खान साहब उनके घर गए, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह रिसीव किया। खान साहब बार बार जाने को तैयार हैं, जिन लोगों पे है घर जाने को तैयार हैं। ये देखें इस सदमे में शरीक होने के तमाम कौम इस सदमे में शरीक। ठीक है, तीन चीज़ें जिन पे एतराज़ हुआ है। एक तो ये कि खान साहब जो वहाँ माँ ने एक ने जो एतराज़ किया और लोगों ने भी जाहिर किया होगा, लेकिन जो टीवी पे भी दिखाया गया कि अपनी खुशियाँ उन्हें ज़्यादा अजीज़ हैं हमारे गम से। दूसरा एतराज़ ये हुआ कि प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा था जिसकी खान साहब हमेशा खुद मुखालफत करते रहे। और तीसरा एतराज़ ये है कि जब वो एहतजाज कर रहे थे तो असद कैसर साहब ने गाली निकाली, जो स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, और परवेज़ खटक साहब ने कहा कि आपके बाप का स्कूल नहीं। लोगों को इन चीज़ों पर एतराज़ है। मैं आपको एक एक बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप कहते हैं कि खान साहब ने खुशियाँ मना रहे हैं। देखें, एक शादी एक ज़ाती मामला है, मैं तो इसीलिए सवाल भी नहीं करना चाहता। उन्होंने जो शादी की, इतने महदूद अंदाज में शादी की, इतनी प्राइवेट शादी की कि मैं भी वहाँ मौजूद नहीं था, मैं भी नहीं था, कोई हमारी लीडरशिप में से आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। उसके बाद उन्होंने वलीमा के बजाय उन्होंने मदरसे में जाके बच्चों को खाना तकसीम किया, उनके साथ बैठ के खाया। तो ये कोई शहीदों के वालिदैन के एतराज़, ये कोई ठीक कह रहे हैं आप, मगर पेशावर में गम की फिजा है अभी भी। इसमें खुशी, इसमें कोई खुशी नहीं मनाई गई।
एक प्राइवेट फंक्शन चीज थी, उन्होंने कर ली। अब आप आ जाए प्रोटोकॉल की तरफ। अभी खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, हमने ये अभी बात सुबह डिस्कस की है, ये बिल्कुल गलत है। इतनी गाड़ियां काफिले में नहीं होनी चाहिए थी, हम इसके खिलाफ हैं। हुआ क्या, और हम ये हमारी गलती है कि हमें ये कंट्रोल करना चाहिए था, मगर हुआ क्या मैं ये बता दूं आपको कि जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, खान साहब अपनी बेगम के साथ कई दफ़ा जा रहे थे, तो वुज़रा वहाँ पहुँच गए, MPs वहाँ पहुँच गए, स्पीकर साहब वहाँ पहुँच गए। कल्चर तो ना बदला ना, गलत कि बेगम साहब आ रही हैं तो वुज़रा वहाँ पहुँच जाए। रिसीव करने तो लोग आ जाते हैं, मगर आज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। ठीक, आज के बाद कभी भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि किसी इस तरह का प्रोटोकॉल, इतनी लंबी कतारें नहीं होंगी। जो मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम करेंगे, जहां मिलना है मिलेंगे। खान साहब पहले के भी साथ इंस्ट्रक्शन दी गई थी, ऐसे हुआ था एक पहले दी थी और फिर काफिला महदूद हो गया था। अभी तो नहीं लग रहा। इससे पहले हम गए थे तो सिर्फ 6 गाड़ियां थी। अब आप देखेंगे, देखिए मैं ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो जमात है और हम लोग हैं, अगर गलती हुई हम मानते हैं, ठीक, इट विल नॉट हैपन। फेयर इनफ। तो तीसरा एतराज जो उन्होंने सख्त जुबान इस्तेमाल की, असद कैसर ने प्रवेश कर देखें, कभी भी किसी सियासतदान को भी सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं करनी। मैं उनके बिहाफ पे माजरत करता हूँ, ये गलत बात थी। ठीक, अच्छा, आपने एक खबर कल छपी है अखबार में, उसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने तशवीश का इजहार किया है कोर कमेटी के फैसलों पे, और कहा कि कोर कमेटी जो है वो गैर कानूनी है। तो ये जो है एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पे ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन बड़ी अहम है। लोगों ने इस पे, आपके जो नाकिद हैं वो ख़ास तौर पे ये समझ रहे हैं कि शायद -1 फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको परसू कर रही है और खान साहब को शायद साइडलाइन किया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ फार्मूला हो रहा है? नहीं, ये तो मैं आपसे पहली दफा सुन रहा हूँ। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा है कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं आपके प्रोग्राम में आके इन बातों को एक्सप्लेन कर लूँ। देखें, एक चेयरमैन ऑफ द पार्टी का हक है कि वो एक अपनी कंसल्टेटिव कमेटी बनाए। अब वो कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई। अब जो हमारी आइन है उसके अंदर एक ये शिक है कि सिर्फ 15 मेंबर की होनी चाहिए कोर कमेटी, और वो सीक्रेट बैलेट से CEC से बननी चाहिए। ठीक, तो इसलिए हमने कंसल्टेटिव कमेटी बनाया। उसका नाम पड़ गया कोर कमेटी, बट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मुलेटेड कोर कमेटी, इट्स अ कंसल्टेटिव कमेटी। तो हमने फौरी तौर पे जब देखा, ये एक शिक देखी आइन की, और हमने शिकें देखी, तो फौरी तौर पे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बना दी, ताकि ये इस तरह की शिकें जो हैं, जो पार्टी के चलने में थोड़ी सी दिक्कत देती हैं, उनको चेंज करें। और वो कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसकी रिकमेंडेशन भी आ गई हैं। मेरे से मिलने आए तकरीबन महीना पहले हमारे सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स में बताया, उन्होंने कहा जी देखें, ये हम चाहते हैं कि इसका पार्टी में आइन की एक एक जो शिक है जिस तरीके से है उस तरह हम चलें। मैंने कहा जी देखें, अब तक इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई थी, वो आके कोई चेंजेस करेगी, उन चेंजेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा जी ये आपका तरीकाकार जो है ये सही नहीं है, आप हमारे से पहले बात करें। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, हमारी पार्टी बड़ी ओपन पार्टी है। उसी वक्त मैंने ये मीटिंग कॉल की। ठीक है, हाँ, आप थे उसमें, मैंने मीटिंग कॉल की, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं थे। देख सुने ना, ये मेरा काम है सेक्रेटरी जनरल। हाँ। और वाइस चेयरमैन साहब को मैंने इनवाइट किया कि आप भी हमारे साथ आके बैठे। चेयरमैन साहब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी एक वाहिद शख्स के ऊपर नहीं चलती, हम एक टीम वर्क से चलते हैं। ये काम हमारा है, हम इन लोगों की बात सुन के अगली दफ़ा फिर हम चेयरमैन साहब के पास जाके इनके जो मौक़िफ़ है उनके सामने रखा, और बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स सही फरमा रहे हैं। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की उससे भी मैं एग्री करता हूँ। जो आइन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का तरीका है हम वही अपनाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन हैं वो CEC में पेश होंगी, और हम फौरी तौर पे CEC भी कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इतने अरसे से कोर कमेटी चल रही है, बहुत सारे फैसले कर चुकी है जी, पहले क्यों नहीं एहसास हुआ? देखें, मैं इसलिए मैं अर्ज कर दूं, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई, हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, उसमें ताख़ीर हो गई। बीच में क्या हुआ, बीच में 11 मई से हमारे एहतजाज शुरू हुए, हमने जगह जगह जलसे किए, फिर हमारा धरना शुरू हुआ। ये पूरा 11 मई से लेके दिसंबर तक, यानी कि तकरीबन 7 महीने हम इस एजिटेशनल मोड में रह गए। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हम करना चाहते थे वो थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई, बैक बर्नर में चली गई। जैसे ही धरना खत्म हुआ हम पूरी तरह फोकस हो गए इसके ऊपर, और कोई इख्तलाफ वहाँ पे नहीं था। ठीक, अच्छा, एग्जीक्यूटिव के 35 ऑफिस होल्डर्स थे, देयर वाज नो इख्तलाफ। कोई -1 फार्मूला नहीं चल रहा? नहीं, ये तो मजाक है, मजाक है। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि आपने अभी एजुटेशनल मोड की बात की, आप पे एक एतराज आपकी जमात पे ये किया जा रहा है कि जैसे ही ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब शुरू हुआ, आपने धरना सियासत शुरू कर दी, कौम को तकसीम किया, उसके बाद पेशावर का सानहा हुआ,
वहाँ पे एक दफ़ा कौम फिर इकट्ठी हुई और कुछ आइनी तरामीम भी की, मिलिट्री कोर्स बनी, लेकिन आपने ऐन उस वक्त जब कौम इकट्ठी है, अब फिर एक नया फेज़ आपने शुरू किया है। 18 जनवरी से आप धरनों की सियासत की तरफ फिर जा रहे हैं। कौम, लोग आपके मुनाकिद जो है, आपके मुखालिफिन, वो ये कहते हैं कि आप बार बार कौम को उस वक्त तकसीम कर रहे हैं जब इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैं आपको अर्ज करूँ अफसार के ये हकीकत से बरअक्स है। मैं आपको बताता ये हूँ कोइंसिडेंस है कि तब भी ताहिरुल कादरी साहब आपके साथ थे, अब भी वो उसी वक्त उन्हीं तवारीख में वो काम ये कर रहे हैं एहतजाज का। मैं आपको पूरी समझा देता हूँ 18 तारीख को क्या करने जा रहे हैं। फिर जो आज मैंने ख़त लिखा है डार साहब को, उसी इस पस मंज़र में ये भी बात आ जाएगी। देखें, हमारा हक है कि हम 2013 की इलेक्शन के ऊपर जो हमारे इतराज़ात हैं उसको हम कौम के सामने रखें और उनका जवाब मांगें इस हुकूमत से और उसको एक हल करने की तरफ लेके जाएं। पिछली कौम का फोकस इस वक्त दहशत गर्दी की जंग है। अभी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ शुरू की। जब 4 हलकों का खान साहब ने कहा खोलो, पूरा एक साल इंतजार किया, हर फोरम पे गए, कुछ नहीं बना। ट्राइब्यूनल के 120 दिन भी गुजर गए, कुछ नहीं बना। फिर हम एजिटेशनल मोड में गए और हम 11 मई को गए हैं, जो एनिवर्सरी थी इंतखाबात की। उसके बाद से हमने अपना काम शुरू किया और हमने धरने का काम किया और धरने से कौम को खान साहब का मैसेज जो पहुंचा उससे कौम बड़ी बेदार हुई। और खान साहब का क्या मैसेज था? डिवाइसिव मैसेज नहीं था। खान साहब का मैसेज कौम के लिए था, उठो जागो। लेकिन पेशावर में तो कल जो रिएक्शन आया है उससे तो लगता है कि जैसे ही 16 तारीख का सानिया हुआ, जैसे ही वो सानिया हुआ 16 दिसंबर का, हमने फौरी तौर पे APC पे खान साहब ने शिरकत की। 16 तारीख को हम वहाँ गए, पहले दिन वापस आए, अगले दिन फिर खान साहब का, मैं और शाह महमूद साहब उनके साथ थे। उन्होंने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दी वो आप किसी सियासतदान से जो वहाँ बैठे पूछ लें। उन्होंने कहा, मियाँ साहब, हमारे धरने, हमारी प्रोटेस्ट अपनी जगह के ऊपर, हम इस वक्त कौम के साथ हम मुत्तहिद हैं टेररिज्म के खिलाफ। हम आपकी ये 1-on-1, ये मतलब हम उस पूरी मीटिंग में खान साहब आमने सामने बैठे हैं और वो इनको कह रहे हैं हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। वहाँ सिर्फ ऑलमोस्ट तालियां बजी वहाँ, इतने लोग खुश हुए। लेकिन ये आपने जज्बा आगे पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं दिखाया जब आईनी तरमीम हुई है? सुन लेना, फौरी तौर चलते मैं भी बताता हूँ आपको, फौरी तौर पे अगले दिन APC की शाम को हमने आया, हमने धरना खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज थी। क्यों किया खत्म? क्योंकि खान साहब ने कहा इस वक्त कौम के सामने हम एक हों। हमने धरना खत्म कर दिया और हमने कोई शराइत के कितने दिन हुए धरना खत्म हुए आपको? 1 महीना नहीं हुआ? हमारी धरना 17 तारीख को खत्म हो गया। 1 महीना नहीं हुआ। सुन लीजिए, तो अब दोबारा फिर वही काम सुन लीजिए, अभी दोबारा काम नहीं शुरू कर रहे। हम धरना फिर से नहीं दे रहे। कंफर्म है ये? मैं आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, हम धरना वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। ठीक, हम उन अपने वर्कर्स के साथ जिन्होंने धरने में कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने जज्बा दिखाया, जो सारे हमारी पूरी पार्टी को पूरे पाकिस्तान में खड़ा किया, उनको बुला के उनके साथ हम अपनी जो पार्टी पॉलिसी है उनके सामने रखेंगे। आइंदा जो अमल हमने करना है वो उनसे हम पूछेंगे। अच्छा, क्या मैं एक धरना नहीं शुरू हो रहा उस दिन। और ये भी आपको मैं अर्ज कर दूं, लोग समझते हैं D चौक पे हम करें, बिल्कुल D चौक पे नहीं करें। आप ये हम खीवा में जाके वहाँ पे एक हॉल के अंदर कर रहे हैं, 3-4 हज़ार। ठीक, इसमें क्या आपकी पॉलिसी में थोड़ी तब्दीली आई है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? हम समझते हैं कि इस वक्त कौम का इकट्ठा टेररिज्म पे होना अशद जरूरी है। हम इसको फुली सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। हमने मिलिट्री कोर्स का कड़वा घूंट भी पिया है, सबके साथ मिल के किया है और हम इसमें मुत्तहिद खड़े हैं। और हम समझते हैं सबसे बड़ी ये थ्रेट है और उसको पुरजोर तरीके से इस ईवल को जड़ों से निकाल के हमें निकालना है। मेरी बात सुने, किया हमने फिर, मगर एक तरफ से हमारी अफसोस ये है कि हमारी इतनी अच्छे जेस्चर के बाद भी नून ने रेसिप्रोकेट नहीं किया और जुडिशल कमीशन नहीं बनाई। तो मैंने आज क्या किया, आज खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैंने आज एक खत लिखा है डार साहब को। और डार साहब को खत मैंने ये लिखा है कि डार साहब ये हमारी नेगोशिएशन हुई, इस स्टेज पे पहुंचे। 30 दिसंबर को डार साहब और एहसन इकबाल साहब उठ के गए कि जी ये चीज़ फाइनल है, हम जाके अपनी लीडरशिप से इजाज़त लेते हैं, हम वापस आपके पास आएंगे। वो वापस नहीं आए। मैंने इसमें लिखा है जनाब कि ये चीज़ फाइनल थी, हम आपको ऑर्डिनेंस भी हमने बना दिया उन्हीं एग्रीड टर्म्स पे, MOU भी बना दिया एग्रीड टर्म्स पे। मैंने लिखा है जी कौम को अब इस चीज़ से आगे चलना चाहिए। आजकल ये कौमी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम डिवाइसिव हों, मेहरबानी करके हमें तारीख दें, हम आगे साइन करें ताकि अब जुडिशरी अपना काम करे। तो हम अब सार हर कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो, जुडिशल कमीशन बने, जुडिशरी अपना काम करे और जो उसका फैसला होगा हमें तस्लीम करेंगे। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात आपने की और बहुत पॉजिटिव आपने ये बात की है, इससे मेरा ख्याल कौम को एक अच्छा मैसेज आएगा। आपने पेशावर स्कूल का जिक्र किया, आपने कहा कि आर्मी के अंडर है और आर्मी
की ही जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, उस दिन चीफ ने वहां पे जाना था, इसलिए खान साहब को उन्होंने कहा कि आप आज ना आए सॉफ्ट ओपनिंग है, ठीक है। तो ये बताइएगा फिर क्या जो वहां सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, उस स्कूल में जो वाकया हुआ उसमें जिम्मेदारी भी आर्मी की है या सूबाई हुकूमत हम की है? सबकी जिम्मेदारी है। इस जंग में हम सब इकट्ठे हैं। हम किसी ने नहीं कहना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, उसकी जिम्मेदारी यही रहे। हम सबको मिलजुल के ये जंग तो अगर आपकी जिम्मेदारी भी है तो आपने क्या एक्शन लिया उन जिम्मेदारों के खिलाफ जिनकी गफलत की वजह से ये वाकया हमने हुआ? एक्शन ये लिया कि जो सब तमाम सियासी जमातों ने लिया एक्शन, जो वफाकी हुकूमत ने एक्शन लिया कि हम सब मुतहद हो गए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कोई जिम्मेदार भी तो है ना इस ट्रेजेडी का। उसके पीछे हमारी पूरी पुलिस और जो भी हमारी एफर्ट्स हैं हम शामिल हैं। देखिए, मगर याद रखें कि जो इंटेलिजेंस है ना गैदरिंग, वो इस वक्त पुलिस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। किसके पास है? ये फौज के पास है। वो तो आपको इतला दी गई अगस्त में? वो अगस्त में दी गई थी, उसके बाद भी दी गई? अगस्त में दी गई थी और हर जगह इतला गई कि थी ये आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला होगा। जी, अगस्त में दी गई थी, फिर सितंबर गुजरा, फिर नवंबर गुजरा। देखें, इतला जब आ जाती है ना, 2 महीने गुजर जाते हैं, लोग अलर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद अब ये तो हुकूमत का काम यही है ना कि हर वक्त अलर्ट रहे जी, ताकि बिल्कुल। लोग सुकून से सो हम सके। भी और वहाँ पे फौज भी, तमाम लोगों की जिम्मेवारी है। और मैं आपको बताऊं सारे लार्जर कॉन्टेक्स्ट। तो फिर जब सब अलर्ट थे फिर ये कैसे हो गया? फौज भी अलर्ट है, आपकी हुकूमत भी अलर्ट है, फिर किसी की जिम्मेदारी? आपको सॉफ्ट टारगेट्स पाकिस्तान में इतने हैं कि दहशतगर्द जब इकट्ठे होके अपनी स्काउटिंग करके करें, कोई अटैक करते हैं, वो अटैक कर सकते हैं। आप हर सॉफ्ट टारगेट को, इतने आपके पास नफरी नहीं है कि आप हर सॉफ्ट टारगेट को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए तो लोग, हजारों स्कूल हैं यार, एक एक गार्ड खड़ा कर दें। बिल्कुल, तो क्या एक गार्ड काफी है? 2 गार्ड खड़ा कर दें? क्या 2 गार्ड? मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। लोगों का एतराज ये है कि यही तो बातें हैं कि आपकी सारी तवज्जो, सारी एनर्जीज इसी इशू पे होनी चाहिए थी, ना कि इस्लामाबाद में जो पूरी केपी की हुकूमत बैठी रही और तवज्जो इधर रही, उनकी तवज्जो बटी है। वो काम करते होंगे लेकिन तवज्जो बटी है। ये एतराज है लोगों का, पेशावर के लोगों का। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हम वो वाहिद सूबा हैं जिस पे पुलिस खुद मुख्तार है। जो हमारे आईजी साहब हैं और जो उनके पूरी उनकी अपनी काबीना है जो पुलिस चलाती है, वो सियासत से बिल्कुल फ्री है। ये हमने एक बहुत नुमाया काम किया जो तारीखी काम है। पहले दिन से एक आईजी साहब को हम ढूंढ के लेके आए जो कि इंडिपेंडेंट आदमी है और जो सिर्फ प्रोफेशनली काम करते हैं और वो किसी के नीचे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होते। उनको बुला के चीफ मिनिस्टर साहब ने बिठाया और कहा आप खुद मुख्तार हैं, हमें अच्छी पुलिसिंग चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो फिर भी इतने वाक़यात हो चुके धरने हैं। में खान हुआ, ये पेशावर का हुआ और बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। केपी अबसार 3 तरफ से फाटा से कनेक्टेड है। 15 मिनट में अगर छोटा सा ब्रेक ले लूं? जी ले लें। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बात जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जहांगीर तरीन साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि 3 अतराफ से खैबर पख्तूनख्वा कबायली एरिया में घिरा हुआ है, ये मसाइल तो हैं। इसीलिए तो फिर सवाल वही है कि आपकी हुकूमत की सारी तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा पे होनी चाहिए, ना कि इस सियासी कश्मकश पे। यही तो इतराज कर रहे हैं आपके मुखालिफिन और दूसरे लोग। आप ये बताएं कि जो हम समझते हैं कि 2013 की इलेक्शन में अवाम की मैंडेट चोरी हुई, हमारा यकीन है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि भाई खुदा के लिए इसकी एक आप जुडिशल कमीशन बना के एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा लो। अगर ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो ये सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं होता, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ करें वो कहें कि मैंडेट चोरी नहीं हुई, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये मुझे समझ ये नहीं आती कि नून क्यों भागती है इससे, मुझे ये समझ नहीं आती। क्या इनके दिल में बात है, क्या क्यों ये बना के इस मसले को ख़त्म करते? हमने तो सिर्फ खान साहब ने 4 हलकों की बात की थी, भाई वो 4 हल्के खोल के उसी वक्त महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर देते। इन्होंने तो 5 साल रूल करना है। मैं देखें, इनको खान साहब ने पता क्या कहा, 4 हल्के खुल गए हैं ट्रिब्यूनल में, और अब जब खुले 4 खुल गए, जब 3 खुल गए हैं तो उन तीनों में ऐसी धांधली है कि आप हैरान हो। वो अब डिबेटेबल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो अगर नून का कोई बंदा होता तब ठीक है। मैंने 122 के डिबेट में नहीं जाता, मगर मैं बात तो एक अर्ज कर दूं आपको, जो डिबेटेबल नहीं है। हाँ, आपके हल्के में तो आपका मुकाबला नून के साथ नहीं था जी। वो नून की बी टीम थी जो कि शहबाज शरीफ साहब ने चूज की हुई थी, तो वो मुकाबला बेसिकली नून से। अब मैं टारगेटेड भी था। हर सुनने मेरी, अगर नून नहीं भी थी ना, हम धांधली की बात कर रहे हैं। देखें, मेरे हल्के में नादरा की रिपोर्ट कहती है, बाकी मैं कोई और बात नहीं करता, कि 20,601 ऐसे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे हुए हैं काउंटर फॉइल के पीछे जो एग्जिस्ट नहीं करते। नादरा ने कभी वो इशू ही नहीं किए।
मैं सिर्फ ये आपको अर्ज कर रहा हूँ। ठीक तो है। ये बड़ी क्लियर बातें ठीक है, हैं। ट्रिब्यूनल में फैसला आपके हक में आ जाएगा ना? ये बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली हाई मगर कोर्ट है, देखो यार, सुप्रीम कोर्ट है। 1.5 साल तो गुजर गया, अभी 6 महीने शायद और भी तो गुजर ये जाएंगे। रिफॉर्म्स इसी के लिए तो हम कह रहे हैं आप उस कमेटी में क्यों नहीं आए जो रिफॉर्म्स कर रही है, इन्हीं चीजों की रिफॉर्म्स कर रही है ना इलेक्शन। पूरी अपनी एक टीम बना रही है, पूरी इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे हमारा काम जारी है। जब तक हम असेंबली में थे हम उसमें हमने सपोर्ट किया था उनको। असेंबली में हम क्यों नहीं है, आपने पहले भी ये बात की थी। एक असूली फैसला किया कि हमने रिजाइन करना है, बिकॉज हम अगर ये यकीन रखते हैं कि 2013 की इलेक्शन जो थी वो उसमें मैंडेट चोरी हुआ है, इसका मतलब है कि हम असेंबली में बिलीव नहीं करते, तो इसलिए हमने असेंबली से अच्छा, लेकिन आपने कड़वा घूंट तो भरा है ना, अभी भी आपने जिक्र किया, तो एक कड़वा घूंट और क्यों नहीं कि आप इस वक्त जब कौम को इत्तेहाद की जरूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, आप असेंबली में वापस आएं और इस अमल का अमली तौर पे हिस्सा बने। हमारे आने से या ना जाने से उससे फर्क पड़ता है ना? कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करने की नंबर्स पूरे थे। ठीक है, लेकिन अब मैसेज तो जाता है ना। हाँ, मगर हम लेकिन जब मैसेज आपका नहीं जाता, लोग आप एतराज करते हैं कि आप अभी भी तालिबान के अपोलोजिस्ट हैं। आपकी वेबसाइट पे उनके खिलाफ अभी तक वो रेजोल्यूशन नहीं आई जो आपने तालिबान के खिलाफ दी है। जो रेजोल्यूशन हमने दी है कोर कमेटी की, वो वेबसाइट पे नहीं आई। नहीं आई। आज आ जाएगी शाम ठीक को। है, अच्छा लेकिन अभी किया तक नहीं आई। अभी ठीक है, दूसरी बात, ये प्रोसीजर प्रॉब्लम है, ठीक किसी है, लेकिन आप मैसेज क्यों नहीं देना चाहते ये असेंबली में आके कि हमें एतराज है, हम अपने मौकफ पे खड़े रहेंगे, लेकिन हम असेंबली का हिस्सा हैं। 3 APCs में तीनों में ये मैसेज दिया, खुल के मैसेज दिया हमने। हम सब कौम के साथ खड़े हैं, लोग अवाम के साथ खड़े हैं, हम सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं और हमने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया। हमने हुकूमत वक्त को कहा है हमारी फुल सपोर्ट आपके साथ है। असेंबली का हमारा एक असूली मौकफ है, उस पर हम कायम हैं। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप किंग ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर डमी हैं। देखें, मैं कल गया हूँ 11 महीने के बाद। मेरा बिल्कुल कोई तो बादशाह सलामत को जरूरी तो नहीं कि कहीं जाए वो आगे सुन लेना। मैं कभी उनकी न किसी मीटिंग में बैठा हूँ। शुरू में मैं 6 महीने एक्टिव था, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद से मैं सेक्रेटरी जनरल बन गया। मैं अपने यहाँ पे पार्टी के कामों में मसरूफ हूँ। पार्टी के बहुत से काम हैं और हमारी भी सियासत थी, एजुटेशनल, धरने की एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ये पहले 6 महीने में इसलिए एक्टिव था क्योंकि मैं पार्टी का हेड ऑफ पॉलिसी प्लानिंग था सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले। मैंने इलेक्शन से पहले हमने पार्टी में फैसला किया कि हम पॉलिसीज बना के अवाम के सामने रखेंगे और हमने रखी। एनर्जी की रखी, हेल्थ की, एजुकेशन की, लोकल गवर्नमेंट की। उसके बाद जब हमारी हुकूमत बनी तो ये पार्टी का हक था और मैं वो डेजिग्नेटेड पर्सन था जिसने जाके अपने जिसकी जिम्मेदारी थी कि पार्टी मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट हो खैबर पख्तूनख्वा में। इसलिए हमने हेल्थ वालों के साथ भी बैठे, हमने वर्किंग ग्रुप बनाए, अपनी पॉलिसीज दी। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अपने लोगों ने बीच में बैठ के उसको रिफाइन ट्यून किया और वो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक हमारा जरूरी काम था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। ये 3-4 काम किए हमने। उसके बाद से, मगर ये काम कैसे किए? मशावरत के साथ। हमने सिर्फ एडवाइस दी। नहीं, तो पार्टी के काम बता रहे हैं ना आप वहाँ की हुकूमत का जितना जो ठेका निकलता है वो आपकी कंपनी किसी न किसी को चला जाता है। साहब ऐसी बातें आप ना कर दिया करें प्रूफ के बगैर। नहीं, देखिए, ये बात जो परसेप्शन है आपके लोग कहते हैं, बात करते हैं। मैं अर्ज कर दूं ना, मेरी एक वहां पे ग्रेनाइट की माइन है जो मैंने 2008 में उसकी लीज ली थी जब ENP हुकूमत थी। मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा हक है मैं बिजनेस करूँ। मैंने बिल्कुल सही तरीके से ली। उसके बाद से ना मैंने कभी कहीं अप्लाई किया, ना मैंने कभी कोशिश की, ना मैंने कभी किसी ठेके का शौक किया, ना मैंने अप्लाई किया। मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, किसी ने नहीं। आज तक मैंने किसी आदमी के वहाँ पे ना नौकरी करवाई है, ना मैंने किसी सेक्रेटरी को फोन करके काम करवाया है। हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं। ये परसेप्शन क्यों है? ये गलत है परसेप्शन। ANP की हुकूमत ने, जो हमारी ऑपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने ये देने की कोशिश की। उनका काम है कि हम हमारी हुकूमत को एम्बेरस करने की कोशिश करें। जहांगीर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये आप नहीं समझते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपकी पार्टी वहां हुकूमत में है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के और उसी जगह पे आपका इतना बड़ा कारोबार भी है? खुदा के लिए जो सरकारी जिसमें नहीं, कोई सरकार से जो माइन ली वो 2008 में ली थी, वो चल रही है, अपना कारोबार कर रही है, उसमें कोई मुदाखलत किसी चीज की नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ, पेइंग ऑल टैक्सेस। मगर मैं अब इस नतीजे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में जायज कारोबार भी करें तो लोग उंगलियां उठाते हैं, तो मैं उसको इस वक्त बेचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके कोई जानने वाले हैं, इस प्रोग्राम में सुनने वाले, खुदा के मेरे से ले लो। मेरे जानने वाले इतने अमीर तो खैर नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी, इतनी महंगी चीज नहीं है। ये वो इतराजात आप पे हो रहे हैं जो आप और आपकी जमात दूसरे सियासी रहनुमाओं पे। देखें, नवाज शरीफ फैमिली पे ये इतराज होता है ना, आसिफ जरदारी साहब पे ये इतराज होता है। तो आप, मैं आपको फर्क बता दूं? जी, फर्क बताएं। फर्क बता दूं जी। फर्क ये है
कि अगर मैं अपना काम वहाँ बढ़ा रहा होता, अपनी हुकूमत का फ़ायदा उठा के मैं वहाँ पे 2-4 और महीनों की लीज़ लेता और मैं अपने कारोबार को कोई और कारोबार करता, ये होता। कभी भी किसी ने नहीं कहा कि जो कारोबार आप कर रहे हैं वो आप बंद कर दें। बंद करना कारोबार जो होता है ना, वो हमारी पॉलिसी में हिस्सा नहीं बनते जाए। खान साहब ने खुद कहा, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मिसाल दी कंटेनर पर चढ़ के। जी बिल्कुल, बात कि ये है उन जिस दिन खलीफा वक्त बने अपनी दुकानों ने बंद कर दी, इनको भी बंद कर देना चाहिए अपना कारोबार। तो जी देखिए, मैं ऐसा करूँ आपको, कारोबार बंद करने का मतलब ये है कि जो लोग रोजगार ले रहे हैं उनका भी रोजगार बंद हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट लॉ हम इस वक्त पास कर रहे हैं, हमारी असेंबली में गया हुआ है, कमेटीज में गया हुआ है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कोई कारोबार या कोई और काम नहीं हो सकता। 1.5 साल हो गया वो पास ही नहीं हो रहा। नहीं सर, पहले बहुत से लॉज पास हुए हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कोई 3 महीने हुए गए, वहां पे गया है, इसकी डिबेट हो रही है, वक्त लगता है। असेंबली में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, वक्त लगता है, हम डिबेट कराते हैं। बहुत से लॉज पास हुए, मतलब कल पास हुआ एक लॉ, जो एक तारीखी लॉ है, जिसमें हम हॉस्पिटल को ऑटोनॉमी दे रहे हैं। ऑटोनॉमी, हुकूमत सरकार पीछे हट रहा है, पैसे वही देंगे, फंड्स वही देंगे, मगर अस्पताल की मैनेजमेंट जो है उसमें उस शहर के वो लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो खुद अस्पताल चलाएंगे, नौकरियां खुद देंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव खुद लगाएंगे, सब कुछ खुद इस पे भी इतराज है लोगों को वहाँ पे। तो नहीं, इतराज नहीं, डॉक्टर्स के साथ इतराज, कई डॉक्टर्स का था, सब स्ट्रक्चर के बारे से उनको मुतमईन कर दिया गया। तो हम कह रहे कि मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए कि जब हम कारोबार में आए तो मेरी एक ग्रेनाइट माइन हो, 5 साल बाद जब हुकूमत में आए, जब 5 साल बाद मेरी 5 माइन्स हो। ये गलत है और ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि कहते हैं कि आपको सेक्रेटरी जनरल इसलिए बनाया गया कि आपके फंड पे पार्टी चलती है तहरीक इंसाफ। मैं पार्टी को बिल्कुल फंडिंग नहीं करता। पार्टी की फंडिंग हजारों लोग करते हैं, जो 10,000 रुपए से लेके। आपने आज तक पार्टी को कोई फंड नहीं किया? मैंने पार्टी को बिल्कुल कोई फंडिंग नहीं की। मैं पार्टी के लिए कोई पैसे मैंने पार्टी को नहीं दिए। आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जहाज खान साहब इस्तेमाल करते हैं? सुन ले, उसका खर्चा कौन देता है? मैं देता हूँ। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एसेट इस्तेमाल करना, कल मुझे जहाज चाहिए आपका जी, तो मैं आपको पैसे दे के ले सकता हूँ? नहीं, अच्छा मैं सुन ले, जहाज मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरा हक है, जो पार्टी जो हमारी कंपनी एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे इजाजत दी हुई है। अगर मैं उस जहाज में बैठ के लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ और खान साहब मेरे साथ बैठ जाए, इसमें किसी को क्या इतराज है? कोई इतराज नहीं है। मैं लेकिन खुद इस्तेमाल वो करता खुद भी अकेले भी तो उस पर मैं खुद इस्तेमाल करता हर दफा उन्होंने जब भी इस्तेमाल किया आप साथ थे? मैं 99% साथ हूँगा, या किसी हादसे की वजह से मैं साथ नहीं हूँगा। 99% ऑफ द टाइम आई एम ट्रैवलिंग। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइएगा, अगर आप सियासतदान ना होते तो क्या ये जहाज उतना ही इस्तेमाल होता है जितना अब हो रहा है? अगर आप सियासतदान ना होते, इसी कंपनी के हेड होते? मैं अपने जहाज को, देखिए मेरा जहाज मेरी एक जरूरत है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, आई नो, उसका एसेट है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एसेट है, उसकी तमाम खर्चा मैं देता हूँ। अब सर ये, और आज से नहीं दे रहा, पहले दिन से दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं इसी तो ये फॉर्मूले पे किसी और को भी आप देंगे किराए पे? दूसरी बात ये है कि मेरी कंपनी की आप रिकॉर्ड देखें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम सब वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड कंपनीज हैं, हम वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं। जो स्टॉक मार्केट की 25 टॉप कंपनीज है ना, उसका ये अभी अवार्ड देने लगे हैं, उसमें हमारी कंपनी शामिल है, 14 नंबर पे है। और वो बहुत देख के मैनेजमेंट एबिलिटी देखते हैं, कंपनी को देखते हैं। टैक्सेस हम सबसे ज्यादा देते हैं। मैं खुद ज़राई टैक्स 2002 से दे रहा हूँ, जब पाकिस्तान में कोई नहीं देता था। तो मैं एक और साफ शफाफ तरीके से जिंदगी गुजारी है। और ये जहाज का इतराज करने से सालों पहले मैं खुद से इसके पैसे दे रहा हूँ। ये भी आप बात ये ठीक है, लेकिन एसेट तो उसका वेयर टेयर होती है, वो एसेट तो कंपनी का है ना। पैसे में देता हूँ, वेयर एंड टेयर के पैसे भी होते हैं। मैं सिर्फ पेट्रोल नहीं डलवा रहा, मैं पूरी फिक्स कॉस्ट भी देता हूँ। अच्छा, आपके लैंड क्रूजर भी खान साहब के इस्तेमाल में आपकी कंपनी की? यार मेरी गाड़ी की, अगर मेरी गाड़ी इस्तेमाल, कंपनी की गाड़ी है, मेरी प्राइवेट कंपनी है, वो मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं खर्चा मैं देता हूँ, कंपनी के ऊपर कोई बोझ नहीं है। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? यार देखें, या तो ये होना कि मैं ये काम, ये दोनों चीजें, ऐसी चीजें हो रही हों और मैं उसके बाद घर बैठा हूँ आराम से और खान साहब मुझे नवाज रहे हों ओहदों से। यही तो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल आपको इसीलिए बनाया गया। 12-12, 14-14 घंटे इस पार्टी के लिए काम करता हूँ। मेरी जो पहचान है वो मेहनत है, मेरी पहचान पैसा नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए। लोगों को ये भी समझना चाहिए कि मैं जद्दी पुश्ती अमीर आदमी नहीं पैदा हुआ था। मैंने खुद मेहनत करके 30-35 साल मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और शफाफ जिंदगी गुजारी। नहीं, लेकिन अच्छा चलें, आपकी बात, मैं तो आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो चेयरमैन साहब हैं वो क्यों यकीन नहीं यही बात, इसी बात पे करते कि और लोग भी इस दुनिया में हो सकते हैं जो जद्दी पुश्ती अमीर ना हो लेकिन अपनी मेहनत से
मेहनत से पैसा कमा के यहाँ तक पहुँचते हों, पैसा ज़्यादा हो उनके पास, या अपनी उनकी राय भी हो सकती है उनकी मेहनत पे बगैर पैसा लिए भी, ये खान साहब क्यों नहीं समझते? खान साहब बिल्कुल समझते हैं। खान साहब को फिर इतराज हर ये एक पे है, इल्जाम क्यों लगाते हैं? मैं कंटेनर बताता हूँ पे चढ़ आपको। के। खान साहब ये कहते हैं कि इनका लाइफस्टाइल देखो और टैक्स देखो क्या दिया। मेरा लाइफस्टाइल ये इतराज खान साहब पे भी है कि उनका लाइफस्टाइल देखें, उनका टैक्स देखें। यार बात सुने, खान साहब जिस को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, इससे ज्यादा सादा आदमी, सादा जिंदगी गुजारता हूँ मैंने नहीं देखा। खर्चे की बात हो रही है, से- सादगी होगी। सादगी है, सुनते हैं मेरी बात। जो उनकी 300 कनाल का घर सादगी। 300, मेरी बात सुन लेना, 300 कनाल का ये जो घर था, जब इन्होंने ये खरीदा था तो उस वक्त बनी गाला में शायद ये वाहिद घर था। देखिए, जमीन की वैल्यू कोई और होती है, जब ये अनडेवलप्ड हो उसके बाद वैल्यू बढ़ जाती जैसर है। आप खान क्या दे साहब रहे हैं? आज जैसर क्या दे रहे हैं? आज खान साहब वो इस जैसा घर बनवा भी नहीं सकते थे अगर आज की प्राइसेस में हो। और देखें, और जो भी उनकी इनकम है, एक इतनी सादा जिंदगी में आपको, आप कभी चले मैं आपको दिखा दूंगा ना। मैं जा चुका हूं। मैं सादा जिंदगी खान साहब की देख, खान साहब के कुत्ते इतने महंगे हैं। जनरेटर भी नहीं चलता। खान साहब का घर जो है वो सिर्फ वो है अब तो चले उन्होंने बिजली उन्होंने वो हाँ, सिविल अब नाफरमानी बिजली छोड़ दी, लगवा अच्छी दी। बात है। लेकिन ये मैं जरा थोड़ा पॉजिटिव नोट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहता हूँ अच्छी बात है कि ये बड़ी आपने दो अच्छी बातें बताई हैं। एक तो ये कि अब आप स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, कौम को मुत्तहिद रखना चाहते हैं। ये बताइएगा, पेशावर के साने पे मैं फिर बात करूंगा, उस पे लोगों की दुख बहुत ज्यादा है, जो पूरे कौम बहुत दुखी हुई है इस पे, यकीन करें। बहुत। हर माँ रोई है, हर जगह पे, और हर रोज बाप जो है वो रोया है, लोग वाकई बहुत दुखी हुए हैं इस बात पे। इस पे क्या आपके ख्याल में आप करना चाहिए कि आइंदा इस तरह का वाकया ना हो, और वो जो माँ बाप जो सड़कों पे अब आ चुके हैं, बाकी कौम के बच्चों को बचाने के लिए कैसे इस तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं? देखें, अब ये हमने जो हुकूमत को सपोर्ट दी थी वो दे दी, फुल सपोर्ट दी, अभी भी हम सपोर्ट दे रहे हैं। अब ये हुकूमत का काम है, उनको वो इस पर हुकूमत में बैठे, ठीक, कंट्रोल उनके पास है। जो जितना ज्यादा काम अब ये कर सकते हैं ये करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे, मगर हम अब खुद एग्जेक्टिव में बैठ के काम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सवालात ऐसे भी हैं जो रह गए हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिसके बारे में बात हुई, और वाज़े मौक़िफ़ जहांगीर तरीन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिया कि अब तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का है, और वो इसके लिए पहले भी कड़वा घूंट भर चुकी है और भी भरेगी, क्योंकि कौम को इस वक्त मुत्तहिद रहना है, तभी ये जंग जीती जा सकती है। बहुत अच्छी बात है। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।